आजादी के 75 साल में नहीं ले पाए, इस बात का रोना रो रहे हैं कि जानवरों की गिनती हो रही हमारी। हमें संख्या के अनुसार हमें तो इस देश का शासक होना चाहिए। हम तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमें तो इस देश का शासक होना चाहिए। लोकतंत्र में संख्या के हिसाब से हमारी संख्या ज्यादा है तो इस देश का शासक हमको होना चाहिए। जिसको इस देश का शासक होना चाहिए आरक्षण भी नहीं ले पा रहा है, शासक क्या बने? तो हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। आजादी के 75 साल हो गए, गिनती नहीं। अब गिनती नहीं हो रही तो हिस्सा कहां से मिल जाए? राशन कार्ड में जिसका नाम न चढ़ा हो और उसका बाप मर जाए तो हिस्सा मिल जाएगा। परिवार रजिस्टर में नाम ना हो और उसका बाप मर जाए तो उसको हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में? नहीं मिलेगा। जब आपकी गिनती नहीं हो रही है तो आपको हिस्सा कैसे मिलेगा? पिछली बार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो महिला आरक्षण पर बहस हो रही। एक बिल लाया गया था कि 35% आरक्षण महिलाओं को सरकार दे रही। तो शरद यादव जी और तमाम बैकवर्ड क्लास के जो नेता थे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आप महिला आरक्षण के नाम पर केवल अपने घरों की महिलाओं को संसद में अगर लाने का प्लान बना रहे हो, अपने घरों की महिलाओं को महिला आरक्षण के नाम पर कब्जा करवाने का प्लान बना रहे हो, तो ये हमको मंजूर नहीं है। महिला आरक्षण कोटे के अंदर ओबीसी की कितनी महिलाएं जाएंगी, एससी की कितनी महिलाएं जाएंगी, एसटी की कितनी महिलाएं जाएंगी, इसका भी कोटा निर्धारित करो। तो वीरप्पा मोइली कानून मंत्री थे। कानून मंत्री ने जवाब दिया, क्योंकि पार्लियामेंट में जब कोई सवाल किया जाता है तो उससे संबंधित विभाग का मंत्री जवाब देता है। तो वीरप्पा मोइली कानून मंत्री थे, उन्होंने शरद जी को जवाब दिया और शरद जी को कहा आप क्या बात करते, आपकी गिनती नहीं होती है, जिसकी गिनती नहीं है उसको आरक्षण कैसे देंगे? पार्लियामेंट की बात बता रहा हूं, बाहर की बात नहीं बता रहा, संसद के अंदर की बात बता रहा। तो हमें चाहिए तो हमें लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे नहीं तो मिलेगा। हम हर बात के लिए जागृत हैं, हम अपनी जाति के लिए जागृत हैं, धर्म के लिए जागृत हैं, मगर जिस चीज से हमको हक अधिकार मिलता है उसको छोड़कर बाकी हर चीज के लिए हम सीरियस। अगर जाति के नाम पर मीटिंग बुलाओ, चलो 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 चलो, बिरादरी की मीटिंग, बिरादरी की मीटिंग, बिरादरी की मीटिंग, बिरादरी की मीटिंग, बिरादरी करता। धर्म की मीटिंग, धर्म की मीटिंग, धर्म की मीटिंग, धर्म की मीटिंग, धर्म की इज्जत का सवाल है इकट्ठा। और ओबीसी की मीटिंग, ओबीसी की मीटिंग, ओबीसी की मीटिंग, तो इकट्ठा नहीं। अधिकार किस पर मिल रहा है? संविधान में अधिकार जाति के नाम पर है कि धर्म के नाम पर है कि ओबीसी एससी एसटी के नाम पर? संविधान में अधिकार है ओबीसी एससी एसटी के नाम पर और हम इकट्ठा हो रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अधिकार मिलेगा। और इसलिए आजादी के 75 साल में हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिले। अब ये हमारी गिनती बार बार क्यों रोकी जा रही? क्या परेशानी है गिनती से? कौन सी आफत आ जाएगी? कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अगर देश में हमारी गिनती हो जाए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अभी भाजपा के जो पिछड़ा वर्ग सेल है उसके अध्यक्ष ने कहा कि तकनीकी दिक्कतें हैं, प्रशासनिक दिक्कतें हैं, इसलिए ओबीसी की गिनती नहीं की जा सकती। अरे हमने कहा कि भाई अंग्रेज तो 1931 में करते थे जब देश गुलाम था, अंग्रेजों को तकनीकी दिक्कत नहीं आई, अंग्रेजों को प्रशासनिक दिक्कत नहीं आई। अरे आप तो कहते हो कि मोदी जी विश्व गुरु हो गए, फिर तकनीकी दिक्कत प्रशासनिक दिक्कत कहां से पैदा हो गई ओबीसी की गिनती करने के लिए? क्या 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में
प्रशासन और तकनीकी इतना पीछे चली गई कि 1931 के भी पीछे चली गई। अगर 1931 में अंग्रेजों को दिक्कत नहीं आई तो आपको दिक्कत क्यों आ रही? दिक्कत तकनीकी नहीं है, दिक्कत प्रशासनिक नहीं है, दिक्कत दूसरी है कि वो आपकी गिनती करना नहीं चाहते, क्योंकि फैसले मोहन भागवत ले रहे हैं। इस सरकार के फैसले सरकार चलाने वाले लोग कम ले रहे हैं, आरएसएस के लोग फैसले ज्यादा ले रहे हैं। और आरएसएस का ये फैसला है कि ओबीसी की गिनती नहीं होगी, वरना ज्यादा कुछ नहीं करना, एक कॉलम बढ़ाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, कॉलम बढ़ाना है। एक नया पैसा ज्यादा खर्च होने का नहीं, मगर फिर भी नहीं। और आज से नहीं रुकी पड़ी है, जब से देश आजाद हुआ तब से रुकी पड़ी है। सबसे पहले पंडित नेहरू ने रोका। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, इस बात से मैं बहुत टेंशन में था कि आखिर पंडित नेहरू इतने बड़े सेकुलर नेता, समाजवादी नेता, और हम पिछड़े वर्ग के लोगों की तो कभी कोई दुश्मनी ही पंडित नेहरू से नहीं रही, हम लोग तो उनको हमारे पूर्वज नेता ही मानते रहे, तो आखिर पंडित नेहरू ने हमारी गिनती क्यों रोक दी? बहुत दिन तक मैं सोचता रहा, सोचते 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 एक दिन समझ में आया। क्या समझ में आया? कि जब कांग्रेस महासमिति में चुनाव हो रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू दो लोग चुनाव लड़े, और ये बात पहले से तय कर दिया गया था कि जो इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतेगा वो देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। अब वोट किसको डालना? कांग्रेस की जो प्रांतीय कमेटियां थी उनको वोट डालना। जितनी प्रांतीय कमेटियों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, चुनाव में हिस्सा लिया, सब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट कर दिया। एक भी प्रांतीय कमेटी ने पंडित नेहरू को वोट नहीं की, एक भी कमेटी ने नहीं। गांधी जी ने नेहरू जी को पूछा, क्योंकि गांधी जी तो अपनी राय पहले ही व्यक्त कर चुके थे कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि पहला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए तो मैं तो नेहरू का ही नाम लूंगा। गांधी जी के ये पहले कहने के बावजूद कांग्रेस कमेटी के सदस्य नेहरू को चुनना नहीं चाहते थे और प्रांतीय कमेटियों ने नेहरू को वोट नहीं दिया, जबकि गांधी जी बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने अपनी राय पहले व्यक्त कर दिया था मुझसे, और शायद इसीलिए किया हो कि नेहरू का पलड़ा भारी हो जाए, जब मैं नेहरू की साइड दिखूंगा तो दूसरे लोग भी नेहरू का सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद नेहरू को वोट नहीं मिला तो गांधी जी ने नेहरू जी को पूछा, नेहरू जी आपको तो किसी ने वोट ही नहीं दिया। नेहरू जी ने गांधी जी को पहले ही कहा था, देखो प्रधानमंत्री तो हम ही को बना। तो नेहरू जी चुप रहे, नेहरू जी कुछ नहीं बोले और गांधी जी सब समझ गए, क्योंकि गांधी जी का मौन व्रत का हथियार तो नेहरू जी ने गांधी जी से ही सीखा था। तो गांधी जी उसके गुरु थे। गांधी जी जब दूसरों के सवालों में फंस जाते थे तो चुप हो जाते और एक स्लेट उठाते थे, उस पर लिखते थे मैं आज मौन व्रत। कोई आदमी बात करने जाता था स्लेट, मैं आज मौन व्रत। और पानी चाहिए तो लिखते थे पानी चाहिए, खाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए। तो गांधी जी और नेहरू जी का जो मामला था तो गुरु चेले का मामला, तो चेले की बात गुरु ने समझ लिया और गुरु ने जेबी कृपलानी जी जो उस अधिवेशन का संचालन कर रहे थे उनको कहा, गांधी जी ने, कि पटेल जी को कहो पर्ची दो कि वो अपना नाम वापस ले। तो जेबी कृपलानी ने पटेल जी को पर्ची दी, पटेल जी ने वो पर्ची गांधी जी को दिया, गांधी जी ने वो पर्ची फिर पटेल जी को दिया, फिर जेबी कृपलानी को दिया और जेबी कृपलानी ने वो पर्ची फिर सरदार पटेल जी को दिया और सरदार पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया। और इसके आधार पर जिनको कोई अध्यक्ष नहीं बनाना चाहता था वो अध्यक्ष बन गए और अध्यक्ष बनने के आधार पर पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने।
मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है, दूसरे का इस पे दूसरा मत हो सकता, कि इस घटना ने पंडित नेहरू को झकझोर दिया। इस घटना ने पंडित नेहरू को इतना झकझोर दिया कि कांग्रेस पार्टी, उन्होंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों ने बनाई, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस को बनाया। मतलब हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस को बनाया, और हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस को बनाया। उस कांग्रेस के अंदर का चुनाव, बाहर पब्लिक का चुनाव नहीं। हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस को बनाया, उस कांग्रेस के अंदर का चुनाव। मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, कितना बड़ा ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई छोटा मोटा ऐरा गहरा ब्राह्मण नहीं, इतना बड़ा ब्राह्मण मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे कांग्रेस जो हमारे पूर्वजों ने बनाई, उसके अंदर का चुनाव नहीं जीत पाए। कल देश में आम चुनाव हो, कल देश में पब्लिक वोट डालेगी, क्योंकि अंबेडकर ने टांग तो अड़ा दिया है। अंबेडकर ने क्या टांग अड़ा दिया? जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें अपनी एक मांग ये भी रखी कि सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे जो पढ़ा लिखा है, जो टैक्स देता है, उसे ही वोट का अधिकार होना चाहिए। मगर बाबा साहब क्या कहते थे? सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। तो इस पर दोनों में बहस चल रही थी, और अंग्रेज जज थे। तो गांधी जी ने कहा कि अनपढ़ लोग वोट कैसे डालेंगे? तो बाबा साहब ने कहा कि आपने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार कहाँ दिया था? जो हमारे लोग पढ़े लिखे हैं वोट डालेंगे, और आप पढ़े लिखे लोगों को वोट डालने की बात कर रहे हो, टैक्स देने वालों की बात कर रहे हो, ये तो हमारे लोग है ही नहीं। आप लोगों ने न पढ़ने दिया, न धन रखने दिया, तो कहां से टैक्स देंगे? तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आपकी बात मान लिया जाए कि सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, वोट कैसे डालेंगे पढ़े लिखे लोग? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को समझाते हुए कहा कि अगर चुनाव चिन्ह बना दिया तो अनपढ़ आदमी भी वोट डाल सकता। कैसे? मान लो कोई रामलाल नाम का आदमी चुनाव लड़ रहा, अगर बैलेट पेपर पर छाप दिया जाए रामलाल, अनपढ़ आदमी कैसे पढ़ेगा कि रामलाल लिखा है और वोट कैसे डालेगा? तो डाल नहीं सकता है। लेकिन अगर ये प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका चुनाव चिन्ह एक जोड़ी बैल है, अगर ये प्रचार कर दिया जाए और बैलेट पेपर पर बैल छाप दिया जाए, तो अनपढ़ आदमी भी ये समझ जाएगा कि रामलाल जी बैल पर खड़े हैं, और वो बैल देखकर उस पर मोहर लगा देगा। ये फर्क जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को दिया, तो अंग्रेजों को समझ में आया बात तो ठीक है, अनपढ़ आदमी भी वोट दे सकता है। और अंग्रेजों ने कहा हाँ, सबको जो बालिग हो जाए उसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की तर्क से अंग्रेज इतने प्रभावित हुए कि जब लंदन में एजेंट फ्रेंचाइज के लिए कमेटी बनी वैश्विक अधिकार के लिए, तो स्पेशलिस्ट के तौर पर अंबेडकर को शामिल किया कि ये बहुत जानकार है इसके बारे में, इन्हें रखो कमेटी में। लंदन से तो अंबेडकर का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन विद्वता के आधार पर लंदन में सबको वोट का अधिकार देने की कमेटी में एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया। भारत के लोग डॉक्टर अंबेडकर का मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीयों की सोच जाति की सोच है। ये जो जाति की सोच है, ये सही चीज स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत पैदा करती, बड़ा अवरोध पैदा करती है, ये बड़ी समस्या है। भारत में जातीय सोच है। तो नेहरू जी ने ये सोचा कि अम्बेडकर ने तो सबका अधिकार दिलवा ही दिया, अब मान लो हम गिनती करते हैं, जाति के आधार पर गिनती करते हैं, तो आंकड़ा आएगा, क्या आंकड़ा आएगा? ओबीसी 52% और ब्राह्मण 3.5%। ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%।
एक बार आंकड़ा आएगा, 10 साल बाद फिर गिनती होगी, फिर आंकड़ा आएगा ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, फिर 10 साल बाद गिनती होगी, फिर आंकड़ा आएगा ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%। अब एक बार में ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, 2 बार में ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, 3 बार में ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, चौथी बार तो जल ही जाएगी कि ये 3.5 हम 52, ये 3.5 हम 52। तो हमें इसके पीछे जाने की जरूरत है या हमें इसके पीछे आने की जरूरत है? सोचेगा कि नहीं सोचेगा? अरे ये 3.5 है, 52 है, तो हम इसके पीछे जाएंगे, ये हमारे पीछे आए। और अगर ये दिमाग की बत्ती जल जाती ओबीसी की, तो नेहरू जी ने सोचा कि जो हमारे पूर्वजों ने आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाने का जो सपना देखा था, पूरा नहीं हो सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएगा, पहला और आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएगा। उसके बाद कोई ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि ओबीसी जागृत हो जाएगा। इसलिए रोक दिया। तिलक तो पहले ही कह रहे थे, जब साहू प्रो कमीशन आया और छत्रपति साहू महाराज ने कहा भास्कर राव यादव को ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण मांगो, बाबा साहब अम्बेडकर को कहा शेड्यूल कास्ट के लिए मांगो, तो तिलक ने भाषण किया, तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं, तेली तमोली और कुल भट्टों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेंगे। इनको क्या करना है वहां जाकर? यह बात नहीं पढ़ाई जाती तिलक के बारे में। कितना पढ़ाए? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर। हम लोग भूलते रहते कि तिलक जी स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे। अगर ये पूरा पढ़ा दिया जाए तो समझ में आ जाए कि एक तरफ कह रहे थे कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे थे तेली तमोली और कुर्मियों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। तो किसके स्वराज्य की बात चल रही थी? जब तेली तमोली कुर्मी एससी एसटी ओबीसी को संसद नहीं जाना है, तो किसके स्वराज्य की बात चल रही? शेड्यूल कास्ट के लोगों का तो नाम ही नहीं लिया। सोचा होगा अछूत का नाम लेंगे जुबान अपवित्र हो जाएगी, तो नाम ही नहीं लिया शेड्यूल कास्ट के लोगों। तो नेहरू जी भी समझ रहे कि तिलक जी ने तो सपना देखा अपने स्वराज्य का। तिलक जी जब मृत्यु शैया पर थे, मतलब मरने की स्थिति में थे, तो बिपिन चंद्र पाल उनसे मिलने के लिए गए। बिपिन चंद्र पाल ने तिलक जी को आश्वासन दिया, आदमी जब मरने वाला होता है तो जो आदमी उसका करीबी होता है, नजदीकी होता है, वो कहता आप टेंशन ना करो, बाल बच्चों को हम देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। कहता नहीं कहता। तो वैसे बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि आप टेंशन मत करो, आपके सपनों का भारत हम जरूर बनाएं। तिलक जी ने सोचा बिपिन को कह रहे हैं कि आपके सपनों का भारत बनाएंगे, मगर पता नहीं बिपिन चंद्रपाल को पता है कि नहीं पता है हमारे सपनों का भारत कैसे होगा। तो तिलक जी ने उठने का इशारा किया, उनको उठाकर बिठाया गया। तो तिलक जी ने बिपिन चंद्रपाल को कहा कि क्या पेशवाओं का राज फिर से आएगा? क्या कहा? क्या पेशवाओं का राज फिर से आएगा? भारत फिर से आजाद होगा या नहीं का? भारत आजाद होगा या नहीं का? कहा क्या पेशवाओं का राज फिर से आएगा? पेशवा कौन है? पेशवा पूना के वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने संभाजी महाराज की मुगलों के साथ मिलकर हत्या करवाई और राजपाट हासिल किया। और जब पेशवा ब्राह्मणों का राज पूना में आया तो अछूतों के गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधने का काम पूना के पेशवा ब्राह्मणों ने किया। देश भर में ये नहीं लागू था, पूना में जो पेशवा ब्राह्मणों का राज था वहां लागू था। उन पेशवाओं का राज तिलक फिर से लाना चाह रहे हैं।
आपको आजाद नहीं करना चाह रहे थे, अंग्रेजों को भजाकर पेशवा ब्राह्मणों का राज लाना चाह रहे थे। तो नेहरू जी भी ठीक तरीके से उस बात को समझते थे। नेहरू जी ने तो लिखा ही था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अरे भारत के अंदर पैदा हुए नेहरू जी तो कहां डिस्कवरी कर रहे हैं भारत? अरे भारत के अंदर पैदा हुए तो भारत की खोज कहां करना? मगर नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तिलक ने लिखा आर्टिक टू होम इन द वेदर, मतलब हमारा मूल विदेशों में है। नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हमारा मूल विदेशों में है। अंग्रेज लोग केवल तुम ही विदेशी नहीं हो, हम भी विदेशी हैं, हमारा भी ध्यान रखो। क्यों अम्बेडकर के साथ मिलकर के अधिकार दे रहे हो? हम भी विदेशी हैं। तिलक ने तो यहां तक कह दिया था कि अंग्रेज भारत में रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमारे आजादी का ये मतलब नहीं है कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाए, बस ब्राह्मणों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जैसे मुगलों से मिलती थी वैसे मिलनी चाहिए। अपने लोग बोलते रहते गंगा जमुनी तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब क्या है ज्यादा लोगों को पता? ब्राह्मणों का और मुगलों का जो गठबंधन था, बनारस के ब्राह्मण और दिल्ली के मुगल, बनारस में गंगा और दिल्ली में जमुना, इसका जो मिलन था इसको बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब। बहुत कुछ बोला जाता है, लोग जानते नहीं क्या। तो तिलक ये कह रहे हैं जैसे मुगल हमें हिस्सा देते थे वैसे तो हमारी बात मानो, राज करो, इनको क्यों अधिकार दे रहे हो? इनको अधिकार देने से तो नेहरू जी भी समझते थे कि लोकतंत्र आ गया है और अगर गिनती हुई तो ओबीसी के लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी और दिमाग की बत्ती जलेगी तो ओबीसी को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए जब सेंसस एक्ट 1948 बना तो उसमें जाति आधारित जनगणना को रोक दिया गया और धर्म के आधार पर जनगणना को चलाया गया। इतना ही नहीं किया, आर्टिकल 340 जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए लिखा था, उस आर्टिकल 340 पर नेहरू अमल करने के लिए तैयार। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया और आर्यल चंदापुरी जी जो बिहार के थे, बैकवर्ड क्लास फेडरेशन चलाते थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पटना में बुलाया रैली के लिए और कहा आइए, आपने ओबीसी के लिए इस्तीफा दिया है, आपकी रैली हम पटना में कराएंगे। नेहरू जी का लगा कि अरे बिहार में ओबीसी और एससी एकजुट हो जाएंगे और ये हाथ पूरे उत्तर भारत में फैल जाएगी, क्योंकि आर्यल चंदापुरी का बैकवर्ड क्लास फेडरेशन है और डॉक्टर अम्बेडकर तो नेता है ही। अगर ये दोनों इकट्ठा हो गए तो उत्तर भारत में हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो नेहरू जी ने उस रैली पर पत्थर फेंकवाए और रैली को विफल करने का काम। बहुत सारा इतिहास हम लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि इस देश में पैसे के बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला इस देश में अगर कोई हुआ है तो इतिहास का घोटाला है। इतिहास हमारी पूंजी है, इतिहास हमारी विरासत है और इतिहास अगर हम अपना जानते हैं तो अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मगर इतिहास के साथ गड़बड़ी की जाती है, सही इतिहास हमको नहीं पढ़ाया। तो नेहरू जी ने फिर दबाव में आए तो कालेलकर कमीशन बनाया, मगर फिर 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्माण हो गया तो कालेलकर कमीशन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको लागू नहीं किया। तो 51 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे जब जनगणना का समय आया, नहीं किया। 61 में फिर नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल बाद जब जनगणना का समय आया, नहीं किया। 71 में जब जनगणना का समय आया तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री, अब नेहरू जी ने नहीं किया तो इंदिरा जी कैसे करती उनकी बेटी? तो इंदिरा जी ने भी नहीं किया। 81 में फिर जनगणना का समय आया, 10 साल बाद, फिर इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, फिर नहीं किया। फिर 91 आया और 91 आया तो 91 में
नरसिंह राव जो कि ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के, तेलंगाना के, वो देश के प्रधानमंत्री थे। अब जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी, जो बात इंदिरा जी को समझ में आती थी, वो बात ठीक तरीके से नेहरू जी, इंदिरा जी उत्तर भारत के ब्राह्मण थे और नरसिंह राव दक्षिण भारत के, तेलंगाना के ब्राह्मण थे। लेकिन उत्तर भारत का ब्राह्मण भी ये समझता था कि अगर जाति जनगणना करेंगे तो दिक्कत है। दक्षिण भारत का ब्राह्मण भी ये समझता था कि अगर जाति जनगणना करेंगे तो दिक्कत है, इसलिए नरसिंह राव ने भी नहीं। 91 के बाद फिर 2001 आया जनगणना का समय। 2001 में कौन था देश का प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी ब्राह्मण थे, नेहरू जी के विरोधी थे, कांग्रेस के विरोधी थे, विरोधी पार्टी के सरकार थी और अटल जी ब्राह्मण थे, देश के प्रधानमंत्री थे। उनको कर लेना चाहिए था क्योंकि कांग्रेस ने रोक कर रखा था। अटल जी तो विपक्षी पार्टी के थे, सत्ता में आ गए तो उनको कर लेना चाहिए था। मगर जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी, जो बात इंदिरा जी को समझ में आती थी, जो बात नरसिंह राव को समझ में आती थी, वो बात अटल जी को भी समझ में आती थी कि अगर जाति जनगणना हो गई तो इस देश के राजपाट में, नौकरियों में, कल कारखानों में, उद्योग धंधों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह ओबीसी अपना हिस्सा लेगा। और अगर ओबीसी अपना हिस्सा लेगा तो ओबीसी के हिस्से पर ही तो ब्राह्मण बैठा है। अगर ओबीसी अपना हिस्सा ले लेगा तो जो ब्राह्मणों का कब्जा हम लोग करवा रहे हैं, ये कहां से होगा? तो अटल जी को भी समझ में आती थी। अपने ओबीसी के लोग ये जरूर कहते हैं, हमसे तो बहुत लोग मिलते, कहते पटेल जी वैसे सब नेता भाजपा में खराब है, मगर अटल जी बहुत अच्छे थे। कुछ लोग श्रद्धेय अटल जी भी कहते, श्रद्धेय अटल जी भी कहते, मगर अटल जी ने भी हमारी जनगणना नहीं होने दी। फिर 2011 का समय, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इस बार एक नई बात हो गई कि कोई ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री नहीं था, मनमोहन सिंह सिख के देश के प्रधानमंत्री थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार जरूर जनगणना हो जाएगी, क्योंकि फैसला ब्राह्मण को नहीं, गैर ब्राह्मण को लेना। तो भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से 51,000 कार्यक्रम मोहम्मद मेश्राम जी के नेतृत्व में पूरे भारत में लगाए। अब उस पर पर्चा छापा गया, पर्चे में लिखा गया देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। और ये पर्चा जितने ओबीसी के बड़े बड़े नेता थे सबके घरों में भेज दिया। ये पर्चा लोगों ने पढ़ा, ओबीसी के नेताओं ने। संसद का सत्र शुरू हुआ, ओबीसी के नेताओं ने संसद में हंगामा कर दिया, कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते। लालू जी, पासवान जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी और तमाम जो उस समय के बैकवर्ड क्लास के नेता थे, इवन बीजेपी कांग्रेस में भी जो बैकवर्ड क्लास के नेता थे, वो भी जाति जनगणना के समर्थन में संसद में मैदान में उतर गए और पार्लियामेंट बंद हो। पार्लियामेंट बंद हो गई तो मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनको सामने आना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि हम जनगणना करेंगे। थोड़ा ठंडा किया जाए पहले माहौल, तो ठंडा करने के लिए कहा जनगणना करेंगे। लोग संतुष्ट हो गए कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में आश्वासन दिया है जनगणना करेंगे तो अब हो जाएगी, हम लोगों को भी लगा हो जाएगी। लेकिन फिर आरएसएस, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मंथन किया। क्या मंथन किया? देखो, नेहरू जी ने रोका इन 2 बार, इंदिरा जी ने रोका 2 बार, नरसिंह राव ने रोका, अटल जी ने रोका। अरे रोका तो कोई बुद्धिमानी लगाया होगा, ये हमारे पूर्व के विद्वान थे। अरे कोई दिमाग लगाकर रोका होगा ना, कैसे कर लेंगे? कर लोगे तो बड़ा खतरा है, तो कहा नहीं करेंगे तो भी तो खतरा है। ये वोट नहीं देंगे अगले इलेक्शन में और वोट नहीं देंगे हमको तो हमारी सरकार कैसे बनेगी? और इतने बैकवर्ड के सांसद इकट्ठा होकर अगर एक पार्टी बना लिए तो इनकी सरकार बन जाए। कहा
कुछ इंतजाम करना होगा। तो इंतजाम क्या किया? अन्ना हजारे को उठाया महाराष्ट्र से, बाबा रामदेव को उठाया हरियाणा से, एक कुर्मी एक अहिर, दोनों को उठाया और दोनों को ले आए दिल्ली। एक ने कहा जनलोकपाल लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, एक ने कहा काला धन लाना है। शुरू हो गई टीवी पर खबरें, जनलोकपाल आना चाहिए, जनलोकपाल आना चाहिए, जनलोकपाल आना चाहिए, जनलोकपाल आना चाहिए। अब जो ओबीसी के लोग अपनी गिनती की लड़ाई लड़ रहे थे, टीवी अखबार वालों ने अन्ना हजारे और भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो गया। लोग जनगणना का मुद्दा छोड़कर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की तरफ शिफ्ट हो गए। ये प्लानिंग बनाकर किया गया। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो हम लोगों को तो बात समझ में आ रही थी कि ये हमारा मुद्दा दबाने के लिए किया जा रहा है। तो 1 सितंबर 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों की रैली भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर पर बुलाई गई। उसमें शरद जी, रामविलास पासवान जी और तमाम बैकवर्ड क्लास के बड़े बड़े नेता, जिनको जो लोग संसद में जाति जनगणना की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आए उस रैली। क्योंकि हम लोग चाहते थे कि मुद्दा दबाना चाहते हैं तो हम हाईलाइट करेंगे, तो इसलिए दिल्ली में रामलीला मैदान में 5 लाख की रैली बुलाई गई। और रैली के एक दिन पहले जब हमारे लोग रामलीला मैदान पर गए तो अन्ना जी घर बैठे हुए थे। तो अन्ना जी को हमारे लोगों ने कहा कि अन्ना जी, कल तो ये ग्राउंड हम लोगों को रैली के लिए बुक है, आप यहाँ बैठे हुए हैं। अन्ना जी ने कहा केजरीवाल से बात करो। तो केजरीवाल के पास गए, केजरीवाल को कहा केजरीवाल जी कल ग्राउंड हमारे नाम पर बुक है। तो केजरीवाल ने कहा कागज दिखाओ। कागज दिखाया। केजरीवाल अधिकारी आदमी कागज देखते ही समझ गए ओरिजिनल है। कहा अच्छा ठीक है, नाम से तो आपके बुक है। तो ऐसा करते हैं, अन्ना जी की कुटिया यहाँ रहने दो, बाकी भीड़ लेकर हम जंतर मंतर चले जाएंगे। आप लोगों की 1 दिन की रैली है, कर लो, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो अपने लोगों ने कहा ठीक है, अन्ना जी यहाँ रहेंगे तो 1 मिनट के लिए हम लोग भी स्टेज पर ले जाएंगे और कहेंगे 2 शब्द जाति जनगणना के बारे में भी। अन्ना जी कृपया मार्गदर्शन करें। केजरीवाल का माथा ठनक गया कि अरे तो मामला उल्टा हो जाएगा। अगर अन्ना जी यहाँ रहेंगे, जनगणना पर अगर बोल दिए अन्ना जी 1 लाइन भी, तो फिर तो ये हाईलाइट हो जाएगा, मामला उलट जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अन्ना जी को भी लेकर जाएंगे। तो अन्ना जी को भी ले गए, अपने लोगों को भी लेकर गए। हम लोगों ने 5 लाख लोगों की रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में किया। रैली हो गई। दूसरे दिन किसी भी अखबार में खबर नहीं आई, टीवी पर खबर नहीं चली। तो हम लोगों ने पत्रकारों से पूछा क्यों नहीं चलाया? कहा आपको नहीं दिखाने के लिए कहा गया। तो हम लोगों ने कहा कि अन्ना हजारे की भीड़ तो बहुत कम थी, हमारी तो बहुत ज्यादा थी, तो उनको क्यों दिखाते? कहा उनको दिखाने के लिए कहा गया। तो ये बात समझ में आ गई, ये सारा सरकार मैनेजमेंट कर रही है इस मुद्दे को दबाने के लिए, ओबीसी के मुद्दे को, कि ये जो जिन्न बाहर आया है इसको दोबारा बोतल में डाल दो, इसको बाहर मत आने दो। क्योंकि ओबीसी का जिन्न कभी कभी बाहर आता है। जब 90-92 में बाहर आया तो उसको मंदिर आंदोलन चलाकर फिर से बोतल में डाल दिया। और जब 2011 में ये जिन्न बाहर आया तो फिर उसको डाल दिया। क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश में ओबीसी समाज खड़ा हो अपने हक अधिकार को लेकर। क्योंकि अगर ओबीसी समाज को हक अधिकार मिल गया तो जो लोग हमारे हक अधिकार पर कब्जा किए हुए हैं उनका क्या होगा, वो ऐसा सोचते। इसलिए वो हमारी जनगणना नहीं करना चाहते हैं और इसलिए आज तक उन लोगों ने जनगणना को रोककर रखा हुआ है। अकेले किसी पार्टी ने नहीं, बल्कि जिन पार्टियों ने, कांग्रेस बीजेपी ने राज किया, उन सब ने रोक कर रखा। क्योंकि जब ये मुद्दा शुरू हो गया तो मनमोहन सिंह जी को इसका फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने एक मंत्रियों की कमेटी बनाई, उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बना दिया।
अब प्रणब मुखर्जी कौन है? बंगाली ब्राह्मण है। पहले उनको हम लोग सेकुलर मानते थे, जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए तो आरएसएस की शाखा में चले गए। तब पता चला कि हम लोग ऊपर ऊपर ही देख रहे थे, अंदर मामला कुछ और है, अंदर का देख ही नहीं पाए, ऊपर देखकर ही सेकुलर मान रहे थे। तो प्रणब मुखर्जी ने फिर जनगणना रोक, फैसला प्रणब मुखर्जी के हाथ में गया। प्रणब मुखर्जी ने फिर जनगणना रोक दिया। एक ब्राह्मण ने फिर ओबीसी की जनगणना को रोकने का काम किया। लेकिन ओबीसी को ये बात नहीं समझ में आती, क्योंकि ओबीसी और ब्राह्मणों का जो संबंध है वो चोली दामन का संबंध है। चोली दामन का संबंध जानते हैं, बहुत नजदीकी संबंध जिसको कहा जाता है वो संबंध है। बच्चा हमारा आदमी पढ़ता करता है, नाम पंडित से पूछ लेता, बच्चे को पढ़ाता लिखाता हमारा आदमी है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाता हमारा आदमी है, शादी की तारीख पंडित से पूछ कर रखता, शादी अनपढ़ ब्राह्मण कराता, क्योंकि पढ़ा लिखा कहता ये हमारा काम थोड़े। ये अरे हमारे समाज के कम पढ़े लिखे लोगों का, अनपढ़ लोग हमारा नहीं। हर हमारा आदमी बनाता है, गृह प्रवेश पंडित जी से कराता है, और ये करते करते मर जाता है। तो मरने के बाद ये सारी गुलामी विरासत में अपने बच्चों को देकर जाता है। और फिर बच्चा जाता है पंडित जी के पास और कहता, पंडित जी पिताजी तो चले गए। पंडित जी कहते बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे, चले गए, बहुत दान दिया हमको, बहुत सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, ताकि बेटा भी करे वो सुन ले पूरा। वैसे तो देखा है ये, लेकिन उसको लगेगा पंडित जी तारीफ कर रहे हैं पिताजी की। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी भी तारीफ पंडित जी करेंगे, तो तारीफ भी पंडित जी करते हैं। बेटा पूछता है कि अच्छा पंडित जी थोड़ा बताओ कि पिताजी की आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली। अब अगर पंडित जी कह दें कि पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई, तो बेचारे पंडित जी का रोजी रोटी बंद हो गई। तो कहता आत्मा भटक रही है। अच्छा भटक रही तो क्या करना है? भटक रही है तो पहला काम तो ये करना है कि जब सोने के लिए जाना, बैठ गए। भटक रही है तो पहले क्या करना है? पहले तो ये करना है जब सोने के लिए जाना तो कुल्हाड़ी, हंसिया, हथौड़ा कुछ सर के पास रख ले। नहीं तो रात में पिताजी की आत्मा भटकते भटकते अगर आ गई तो तुम्हारा ही गला दबा देगी। तो अपना आदमी कितना मूर्ख है, अपने बाप पर भरोसा नहीं है, पंडित पर भरोसा है। पंडित ने कहा कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा रात में आएगी, तुम्हारा गला दबाएगी, तो मान लिया कुल्हाड़ी रख के सर के पास सो रहा है। अरे बाप पर भरोसा होता तो कहता पंडित जी गलत मत बोल, मेरा पिताजी मेरा गला कैसे दबाएगा, दोबारा मत बोलना, नहीं तो ठीक नहीं है। लेकिन बाप से ज्यादा पंडित पर भरोसा है, क्योंकि उसके बाप ने भी अपने बाप से ज्यादा पंडित पर भरोसा किया, तो बेटा भी अपने बाप से ज्यादा पंडित पर भरोसा कर रहा है। तो कुल्हाड़ी, हंसिया, हथौड़ा रख के सर के पास लोहा सोता। फिर कहता 51 ब्राह्मण खिलाओ, 101 ब्राह्मण खिलाओ, 501 ब्राह्मण खिलाओ। फिर वो खिलाता है। फिर इसके बाद हर साल पितरपक्ष में भी बुलाता है, खिलाता पंडित को है कि पिताजी को मिलेगा। खा खा के पंडित जी मोटे होते हैं और हमारा आदमी देख देख के खुश होता है, पिताजी ऊपर मोटे हो रहे हैं। तो मतलब मूर्ख बनने की कोई लिमिट रखनी चाहिए हम लोगों को, मगर कोई लिमिट है नहीं। अनलिमिटेड मूर्ख, जैसे अनलिमिटेड रिचार्ज होता है ना मोबाइल, कहते हैं अनलिमिटेड रिचार्ज है, अनलिमिटेड बात करो, वैसे अनलिमिटेड मूर्ख हमको बनाया जा रहा है। और जब हम अनलिमिटेड मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं तो बनाने वाले को क्या दिक्कत है? हम बनने के लिए तैयार हैं, बनने में हमारा कोई फायदा नहीं है, बन रहे तो बनाने वाले को क्या दिक्कत है? तो बनाने वाला बनाने का काम कर रहा है। तो ये ब्राह्मणों को, हमारे लोगों के हक अधिकार पर ब्राह्मण कब्जा किए हुए हैं और हमारे लोगों को मूर्ख बनाए हुए। अच्छा घोड़ा और घास की दोस्ती मान लो हो जाए, घोड़ा और घास दोनों में बहुत गाढ़ी दोस्ती कर लिया, फिर घोड़े को भूख लगी, फिर क्या करे?
क्या खाएगा? घोड़ा और घास की गाड़ी दोस्ती हो गई। फिर घोड़े को भूख लगी तो क्या खाएगा? घास ही न खाएगा। अब वो ब्राह्मण को करना है देश पर कब्जा, और ओबीसी का हिस्सा है 60%, SC/ST को पहले से मिला हुआ है। अब आपका 60% नहीं खाएगा तो उसका कब्जा कैसे होगा? आप सोचते हो वो दे देगा, क्योंकि आपको लगता नहीं ये तो भाजपा वाला थोड़े, ये तो इस पार्टी वाला है, इस पार्टी वाला थोड़े, इस पार्टी वाला, ये सेकुलर वाला ब्राह्मण है, ये कम्युनल वाला ब्राह्मण है, ये इस पार्टी वाला है, ये उस पार्टी वाला, ये राइट वाला ब्राह्मण है, ये लेफ्ट वाला ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण तो है ना। घोड़ा और घास की दोस्ती होगी तो नुकसान में हमेशा घास ही रहेगी, घोड़े को नुकसान नहीं होगा। ये बात ओबीसी के लोगों को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ही जल्दी इनका कल्याण हो सकता है, और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक कल्याण की कोई संभावना दूर दूर तक है नहीं। इसलिए ये बात समझा रहा, क्योंकि सत्ता बदलती रहेगी। पहले लोग इंदिरा की हटाने में परेशान थे, आज मोदी को हटाने में परेशान। मोदी भी अमृत पी के तो नहीं आया है, ना किसी की सरकार अस्थायी है, कल वो भी जाएगा। लेकिन अगर हमारे समाज में चेतना जागृति नहीं पैदा होगी तो कल दूसरी सरकार आएगी तो वो भी हमको हक अधिकार देने वाली नहीं है। इसलिए हमें अपने हक अधिकार के लिए सजग सचेत होने की जरूरत है, ताकि कोई भी सरकार हो अपनी लड़ाई लड़ सके। इसके लिए हमको तैयार होने की जरूरत है। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं, 14 में मोदी आ गए और मोदी जी भी कर रहे हैं पिछड़ी जाति के व्यक्ति। अगर इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, अपने भी अपमान का बदला मोदी जी ले लेंगे, और समाज का जो अपमान हो रहा है उसका भी बदला मोदी जी ले लेंगे। तो 2014 के चुनाव में मीडिया का इतना ज्यादा उपयोग किया गया कि घर में पुरुष प्रचार कर रहा दूसरी पार्टी का, और जब घर में पहुंच रहा उसका ही बेटा बेटी जो छोटा है वो क्या कह रहा,